200 साल पहले बाबर के साल का समय आपकी तो बहुत सारे सब जगह मस्जिद मिलेगा आपको। ये जो मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं ये कौन लोग हैं उसको पहचानने की जरूरत है। आपको एक बात बताइए, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम होता है, ये मस्जिद वाले कभी थोड़े कहते कि तुम यहाँ हमारे मस्जिद के बगल में क्यों हल्ला कर रहे हो। नुकसान हमेशा जनता का होता है। देखो ये जो पॉलिटिशियन देखो वहाँ पे हैं, अगर बम फूटेगा यहाँ तो हम लोग मरेंगे, उनको कुछ नहीं हो रहा, वो सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, उसके चारों तरफ पुलिस का घेरा होता है, मशीन लगे होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये मुद्दे जो गरे हुए मुर्दे को उखाड़ने वाली बात है। आप वहाँ की लॉ ऑर्डर को व्यवस्थित कीजिए, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा। पे ये कहा है सर्वे पे रोक तत्काल, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ जो है अब हिंसा और जो दंगा फसाद। सुप्रीम कोर्ट का जो एक बीइंग ए लॉयर ये हमें बात नहीं करना चाहिए चूंकि वो हमारी, लेकिन मैं कहूँगा आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, एडवोकेट चंद्रशेखर यादव मेरा नाम है, और मैं इस संविधान बचाओ का, ईवीएम हटाओ का, जातिगत जनगणना, आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाने की, इन सभी मुद्दों को मैं समर्थन करता हूं। संभल वाला जो मुद्दा चल रहा है, अजमेर का नया लाया जा रहा है, इस तरीके के मुद्दे लाए जा रहे हैं, इन सब में कितनी जो है जनता की भलाई है? ये सब जो मुद्दे हैं ना, इस मुद्दे में क्या है, कुछ वहाँ के लोकल लोग अपने आप को आगे करने के लिए, अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए कुछ उत्सव भाषण देते हैं, और उसके बातों में आकर के जो मेजर जनसंख्या है वो आगे जाते हैं और इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। ये छोटी छोटी घटनाएं इनको पॉलिटिसाइज कुछ खास वर्ग के नेता करते हैं। ये गलत है, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जो ये मस्जिद पे सर्वे की जो कार्रवाई हो रही है कोर्ट से ही हो रही है, फिर कह रहे हैं कोर्ट से ही, जब संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ही हो रही, तो दिक्कत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात क्या है, आज आप 50 साल पहले और 200 साल पहले के इतिहास को खंगालेंगे तो यहाँ पे बाबर भी राज करके गया, पृथ्वीराज चौहान का भी साम्राज्य रहा। तो आप आज अगर 200 साल पहले बाबर के साल का समय आपकी तो बहुत सारे सब जगह मस्जिद मिलेगा आपको, तो आप सारे तोड़ कर मस्जिद बना दो यार, वो अलग चीज है। जो अभी चल रहा है, आप एक मस्जिद को लेकर के, एक मंदिर को लेकर के देश में जो लोग हैं उसके सेंटीमेंट के साथ क्यों खेल रहे हो? जो जहाँ पे है रहने दो। मेरा कहना है कि लोग जो है आस्था की वजह से जो है उसमें बह रहे हैं, कह रहे हैं मस्जिद के नीचे मंदिर। वो राजनीति, देखिए आस्था नहीं है, जो पूजा करने वाले लोग हैं वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और बाहर निकल के आ जाते हैं। उसको ये बगल में नहीं है कि इसकी दीवार में मस्जिद लगी है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी भक्ति है, उसका आस्था है, वो पूजा करके आ जाते हैं। ये जो मंदिर और मस्जिद कर रहे हैं ये कौन लोग हैं उसको पहचानने की जरूरत है। आपको एक बात बताइए, यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम होता है, ये मस्जिद वाले कभी थोड़े कहते कि तुम यहाँ हमारे मस्जिद के बगल में क्यों हल्ला कर रहे हो। तो कई सारी चीजें हैं, ये कुछ चंद लोग होते हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, और इसलिए वो मंदिर मस्जिद कभी धर्मों में ला करके लोगों को बांटते हैं और बंटवारे के आधार पे अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकते हैं। ये चाहे मैं करूं या किसी भी पार्टी के लोग करें, वो गलत है। जो प्रूफ दे रहे हैं कि कोर्ट में कि बाबरनामा, अकबरनामा, ये सब जो है लिखित में, ये जो उनके वकील हैं, कैसे देखते हैं इसको? मतलब कि इसमें कुछ सच्चाई है या ऐसे ही है? देखिए, ये कागज जो है, ये अब मैं यहाँ खड़ा होकर कह दूं कि उसमें कितनी सच्चाई है। किसी कागज को पढ़े बिना, उसकी पूरी तहकीकात किए बिना ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ कोई कागज कितना ऑथेंटिक है। इस कागज को जब आप पढ़ेंगे, उस पे कौन लोग उसको ऑथेंटिकेशन दे रहा है उसको देखेंगे, तभी जाके ये सारी चीजें मतलब सामने आएगी। हम यहाँ खड़ा होकर ये नहीं कह सकते उसका कागज किस आधार का है। हाँ, कोर्ट के पास ये पावर है, उसको ऑथेंटिसिटी चेक करे, उसके आधार पे अपना जजमेंट दे, और हमेशा ये ख्याल रखे कि उनका जजमेंट इस देश में रह रहे किसी भी धर्म या समुदाय के लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, उसकी सेंटिमेंट के साथ खेलने का कोशिश ना करे। ये कुछ चंद घटिया किस्म के जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो काम करते हैं, जिनको उनको अपनी काबिलियत पे कहीं न कहीं विश्वास नहीं होता है। वो कभी राजनीति के रास्ते में धर्म को लाते हैं,
तो कहीं किसी समुदाय को लाते हैं। अरे यार, बहुत सारे देश में मुद्दा है आज। आज जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा है, सिटीजनशिप सबसे बड़ा मुद्दा है, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, पोल्यूशन सबसे बड़ा मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, जो वर्तमान सरकार है वो इन मुद्दों पे बात ही नहीं कर रही है इनका। और आज आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जितने मीडिया हाउस है, आप उनको देखिए कि जब भी उनका डिबेट होता है, उस डिबेट में धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अरे दोस्त, दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश है ये। उस युवा के एजुकेशन पे आप डिबेट क्यों नहीं कर रहे हो कि उसको दुनिया में बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन देंगे ताकि हमारा जो बच्चा है साला अमेरिका जाए तो उसको भी वो ब्रांड समझे। क्यों नहीं करते उस पर डिबेट? आपकी जनसंख्या 142.7 करोड़ चली गई, जो दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या है। कल आपका देश का रिसोर्सेज उस जनसंख्या को मूलभूत सुविधा दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, उस पर डिबेट करो ना। आपके यहाँ आज भी आपको लगता है कि 25% वोमेन जो है मेन के साथ हाथ में हाथ मिला काम कर रहा है। 25% परिवार है जिसमें अगर 4 पुरुष है और 4 महिला है तो 8 के 8 वर्किंग है आज के डेट में। आप क्यों ना वोमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हो? क्यों नहीं उसकी शिक्षा को फ्री कर रहे हो कि वो पढ़ के है, वो घर चलाए, आगे निकलेगा? तो इस ऐसी तमाम मुद्दे देखो। सिटीजनशिप आज आपके देश में उस 142.7 करोड़ पॉपुलेशन में मैं कहता हूं मोर देन 20 करोड़ लोग जो है अनऑथराइज तरीके से आपके यहाँ रह रहा है, जो अमेरिका जैसे संपन्न देश अलाउ नहीं करता। आपको पता है अमेरिका में एक बंदा आज से 90 दिन के बाद अमेरिका आएगा, उसके पास उसका रिकॉर्ड होता है। आपके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। तो ये सारी बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन इन मुद्दाओं से बाहर आकर के ये सारे राजनेताओं जो सरकार में है आज, और ये सारे मीडिया हाउस, आप देखो, आप लोग डिबेट करते हो, हम तो घर में बैठ के टीवी देखते हैं। मैं कहता हूँ कि यार ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये सारी चीजें नहीं दिखाई देता है। ये तो है, लेकिन सर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है संभल का, तो क्या विराम लगेगा इस चीजों पे? कोर्ट भी क्या है आप समझिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक बीइंग ए लॉयर, ये हमें बात नहीं करना चाहिए चूंकि वो हमारी, लेकिन मैं कहूँगा आज उसका कॉलेजियम सिस्टम है। भाई साहब, दादा रहा चीफ जस्टिस, बेटा बन रहा है, उसके बेटे बन रहे। अरे और भी देश में प्रतिभाएं हैं। आप लोकल जुडिशियरी में जो लोअर जुडिशियरी है उसमें एजुकेशन कंपटीशन किए हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कंपटीशन क्यों नहीं कर रहे हो? ये चंद्रचूड़ जी सीजीआई बन रहा है, अभी हमारे वो खन्ना जी सीजीआई बन गए, संजय खन्ना जी। मैं कह रहा हूँ किस बेसिस पे बन गए? कॉलेजियम सिस्टम के तहत। उनके चाचा जी रहे हैं, उनके कॉलेजियम सिस्टम की दिक्कत तो है ही सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अभी जिस तरीके से मामले जा रहे हैं उस मामले पे कार्रवाई किस तरीके से? ये देखो ना, तो जब कॉलेजियम सिस्टम से बन के जस्ट उस पर पोस्ट पे बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं इंटरनल उन लोगों का एक अंडरस्टैंडिंग है ना, तो जजमेंट को कौन लीड करेगा? वही इंटरनल डिसीजन मेकर लोग लीड करेंगे ना। मान लीजिए 3 जज का खंडपीठ है, अब 2 का माइंड सेट ठीक है तो वो क्या करें, वो जजमेंट भी तो लीड करेगा वही अंडर सेटिंग ना। तो ये बहुत सारी बातें हैं। इस संभल को लेकर के खासकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फैसले दिया है कि हाई कोर्ट जाइए और उस पे ये कहा है सर्वे पे रोक तत्काल, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ जो है अब हिंसा और जो दंगा फसाद हो रहा था रुकेगा या क्या लगता है इससे? देखिए, ये फिलहाल के लिए तो टल जाएगा, क्योंकि क्या होता है जुडिशरी में जब कोई मुद्दा जाता है तो सारे लोगों का ध्यान एक बार उधर चला जाता है कि लेट अस जजमेंट विल कम, क्या आता है देखे हम, तो उस पर थोड़ा ध्यान चला जाता है। तो एक हो सकता है कि मतलब लोगों को ध्यान उधर हटाने के लिए कि फिलहाल ये मामला थम जाए, इसमें ज़्यादा मतलब लोगों का वो दुर्घटनाएं ना हो, किसी तरह की सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग ना हो, तो इन सब को लेकर के वो मुद्दा उधर ले गया है कि ये मामला ठंडा पड़ जाए।
एक अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीके से अजमेर में भी शिव मंदिर कहा जा रहा है, तो इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं अलग अलग जगह, इस तरीके से मंदिर मस्जिद की बात कही जा रही है, आपने बहुत खुल करके बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके पीछे क्या कोई मंशा है सरकार की, या क्या कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, ये मुद्दे जो गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने वाली बात है। आप वहाँ की लॉ ऑर्डर को व्यवस्थित कीजिए, मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होगा। अगर आप उसके मुद्दे को उठाइएगा ना, पॉलिटिसाइज करना है उनका मकसद। मैंने आपको क्या कहा, उनका मुद्दा है पॉलिटिसाइज करना। यार बहुत सारे मस्जिद है, बहुत सारे मंदिर है, आपका सेकुलर कंट्री, आप रोक लोगे किसी को मस्जिद बनाने से, किसी को मंदिर बनाने से रोक लोगे, किसी को गिरजा। आपके यहाँ इतने आज क्रिश्चियन है, हमारे यहाँ नहीं थे, इतना गिरजाघर आज खुल गए, इतने क्रिश्चियन बन गए, आप कहाँ रोक ही नहीं पाओगे, आपका संविधान वो अनुमति नहीं देता है। तो जब वो अनुमति नहीं देता है, आप गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ लोग मंदिर में खुश है, वहाँ मस्जिद में खुश है। हाँ, जो बात है क्या कि वहाँ मंदिर है तो उस मंदिर के वजह से किसी अन्य धर्म समुदाय के लोगों को आहत न हो, और मस्जिद है तो मस्जिद को लेकर के या उसकी प्रशासन व्यवस्था को लेकर के अन्य धर्म के लोग किसी तरह से मतलब अफेक्टेड ना हो, इसके लिए प्रयासरत रहे। सरकार काम करे, वहाँ की जो लोकल व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो काम करे, इसका गलत फायदा ना कोई उठाए। मस्जिद है तो मस्जिद के संगठन के हमारी जो मर्जी होगा वो कर लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। मस्जिद है तो मस्जिद का प्रशासन ये कहे कि चला हमारी जो मर्जी होगा, धर्म के लोगों को हम कुचल देंगे, या वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पे कंट्रोल लगना चाहिए। और आप मंदिर मस्जिद को पॉलिटिक्स का एक मुद्दा ना बनाओ, वो बेहतर रहेगा। चूँकि 22% मुस्लिम भी है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। और कहीं न कहीं धर्म समुदाय में अगर आप अतिक्रमण फैलाओगे, इस तरह की उनकी भावनाओं से आहत करने वाले स्टेटमेंट दोगे, काम करोगे, तो क्या होगा, नुकसान हमेशा जनता का होता है। देखो ये जो पॉलिटिशियन देखो वो वहाँ पे हैं, अगर बम फूटेगा यहाँ तो हम लोग मरेंगे, उनको कुछ नहीं हो रहा, वो सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, उसके चारों तरफ पुलिस का घेरा होता है, मशीन लगे होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा काम ना करें कि लोग आहत हो, और एक अच्छे साफ सुथरी पॉलिटिक्स का समर्थन करे और करे। क्या विपक्ष इसमें समर्थ है? जिस तरीके से खड़गे जी अभी बोल रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं आपके रामलीला मैदान में आपके समर्थन में, कैसे देखते हैं विपक्ष क्या इन सब चीज़ों को लेकर के कर रहा है? विपक्ष का देखिए, विपक्ष का काम है कि जहाँ भी उनको लगता है कि कोई चीज़ संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, लोगों के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वो आवाज़ उठाना उनका काम है, वो उठाएगा और उठाना भी चाहिए। कहीं अगर मुझे लगता है, देखिए बीइंग हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, अगर हमें कहीं लगता है कि बीजेपी के किसी भी एक्ट से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, या उन तक जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं पहुंच रही है, या जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसको डिलीवर करने में कहीं न कहीं पीछे है, तो आवाज़ उठाना हमारा काम है। और हम अपना काम करना, हमारा काम अपनी ईमानदारी से करना हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों है, जो हमें ईमानदारी से करना चाहिए। देखिए, हम लोग ये डोमा परिसंघ जो है, ओबीसी दलित ST SC का एक परिसंघ है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर उदितराज कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ वेस्ट से कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, और ये इनकी मांगे है ओबीसी कमीशन को जो आरक्षण मिलता है ओबीसी के लोगों को, वो बरकरार रहे और जाति जनगणना हो। एक बार लोगों को पता चले कि इस देश में कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उस आधार पर रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। जो वक्फ बोर्ड को ये हटा रहे हैं, वक्फ बोर्ड भी एक कानून के तहत बनाया गया संगठन है। आप हाँ, इसमें जो कुछ गलत हुआ है उसमें संशोधन किया जा सकता है। किसी पार्टी के द्वारा बनाए गए कानून को आज अगर आप निरस्त कर रहे हो, तो कल आज आप भी कानून बना रहे हो। जब आपकी सरकार नहीं रहेगी तो जो सरकार आएगी वो आपके बनाए हुए कानून को निरस्त करेगा। तो ये जो संविधान है, कहीं न कहीं इसके प्रति लोगों का विश्वास कम होगा। और आज ये संविधान ही तो है जो देश के 142 करोड़ जनसंख्या को बांध के रखा है। अगर इस संविधान को वहाँ से उठा के हटा दो तो ये 42 करोड़ लोग को कौन डायरेक्शन देगा, कौन निर्देश देगा, और किसके तहत ये लोग काम करेंगे? आज लॉ एंड ऑर्डर जो है आपका किसके हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से चलता है। आपका जुडिशरी किसके हिसाब से चलता है? संविधान के हिसाब से चलता है। तो संविधान को कहीं न कहीं उसके द्वारा बनाए गए कानून को अगर आप निरस्त करते हो
आप अपने सरकार के दम पे, तो कहीं न कहीं ये गलत है। कानून में संशोधन होता है, आपने सुना होगा अमेंडमेंट होती है, आप उसमें कुछ गलत है तो अमेंडमेंट करो, हटाने की क्या जरूरत है। देखिए आप चाहते हैं ना कि हमारी जो जनसंख्या है, जिसकी जितनी वोट है उसके हिसाब से आप हिस्सा चाहते हो ना। आप एक देखो, एक छोटा सा परिवार है, उस परिवार में अगर 4 बेटे हैं और किसी मुद्दे पे 3 बेटे की सहमति होता है, तो उस परिवार को वहां पर निर्णय लेना पड़ता है मेजॉरिटी के हक में। तो आज देश में इसी तरह की स्थिति है। अगर 142 करोड़ में मेजर जो सिटीजन है वो अगर आपको कह रहा है अभी हटाने के लिए, तो अब हटाओ ना, मशीन हटाने के। हाँ, आज अगर वो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो मशीन वाले में मामले में सुनवाई की विस्तृत, और उसके बाद कहा कि जो है याचिका भी अब खारिज कर दी। खारिज कर दी ना, मैं कह तो रहा हूँ, वही खारिज नहीं करना चाहिए था, इसको गंभीरता से लेना चाहिए था। और आज देखिए महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ है, एक MNS का कैंडिडेट था, उसके परिवार में 6 वोट थे, उनके वाइफ हस्बैंड का, 2 बेटा और उनकी बहू का। 6 वोट में से उनको 3 वोट पड़े हैं। अब आप बता दो कि मैं कैंडिडेट हूं, अपने परिवार का 6 वोट तो मुझे मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं लोग जो लेके आगे आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, कुछ इसमें है, कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी है, नहीं 100% नहीं हो सकता, लेकिन इसमें 30-40% है जिसको लेकर के ये सब खेल हो रही है। इसी तरह से आरक्षण है कि आज जनसंख्या जिसकी है उस हिसाब से आप उसको टिकट नहीं दे रहे हो। 85% OBC, ST, SC माइनॉरिटी को का जनसंख्या है। आप संसद में 545 सीट है, उसमें देख लो कितने सांसद को आप टिकट दे रहे हो। पिछले बार बीजेपी ने कितने को टिकट दिया, उसमें देख लो कि 85% OBC, ST, SC और माइनॉरिटी को दिया है टिकट, तो सही है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।